नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हरियाणा में किसान बनाम सरकार का मुद्दा सड़क पर आ गया है। मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। कुछ याद आ रहा है आपको कि किसान ने क्या कहा था? साल भर तक आंदोलन किस बात पर चला था? जी हां, बिल्कुल वही चीज लेकर के फिर आंदोलन पर लौट गए हैं किसान। ये आप सुनते रहे होंगे पहले भी, जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लंबे समय तक बैठे थे तब भी एमएसपी का मुद्दा ही उठा था। सरकार कहती है उसे किसानों की चिंता है और उन्हें फसल की अच्छी कीमत दी जा रही है, तो वहीं किसानों का कहना है कि एमएसपी तक नहीं मिलती है। आगे बताएंगे कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी क्या है और क्या दिक्कत है, और ये वाला मामला जिसको लेकर के किसान आंदोलन पर उतरे हैं वो क्या है। आपको आज की तस्वीरें दिखाते। नाराज किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। इससे पहले महापंचायत हुई। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये महापंचायत पीपली अनाज मंडी में हुई। किसानों ने अभी तक दो अहम मांगे सामने रखी हैं। पहला, सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर हो, और दूसरा, जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। कई दौर की बातचीत के बाद भी इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। महापंचायत के लिए जुटे किसानों ने सरकार को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस महापंचायत में पहलवान बजरंग पुनिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर आंदोलन पूरे देश में चलेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद की जाए। उन्हें छोड़ दो किसानों को, इनसे बातचीत शुरू कर लो, एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। दो ही तो सवाल है। आप जिस तरह देख रहे हैं सारे किसान हाईवे पे चढ़ गए और हाईवे जाम। अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक लेती ना, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोक दी। अब ये पुलिस ने रास्ता दिया, खोल के लगा नहीं, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब तो क्या करें? मुझे तो लगता है कि पुलिस अगर हाँ रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। अब किस तरह से ऐसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आ जाए प्रशासन, आओगा कोई ना कोई बात करेगा। यहाँ की कमेटी से बात कर ले। सूरजमुखी 64 रुपये केजी के हिसाब से सरकार ने रेट घोषित किया, उस पर कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए। ये इशू है। उस पर खरीद हो तो यही इशू है, और जो नेता बंद हैं उनको रिहाई करें किसानों की। महापंचायत के बाद किसान सड़कों पर निकल आए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए थे, लेकिन गुस्साए किसान नहीं रुके। ठीक उसी तरीके से जैसे पहले किसान आंदोलन हुआ था। रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं, मामला बैकफायर कर गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर एमएसपी क्या है और क्यों किसान चाहते हैं कि सूरजमुखी की फसल की खरीद एमएसपी पर हो, उस पर कम पर नहीं होनी चाहिए खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी वो मूल्य है जिसे सरकार फसलों के लिए तय करती है। जब किसान फसल को मंडी में बेचता है तो सरकार की तरफ से तय की हुई कीमत किसानों को मिलती है। इसी को एमएसपी कहा जाता है कि इससे नीचे किसान बेचने पर मजबूर नहीं होगा। इतना तो उसको उसकी फसल के लिए पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक आर्थिक भरोसा है कि आप उगाइए तो सही, लिया जाएगा उसको। अब इस एमएसपी से किसानों को फसल उगाने से पहले उसकी कीमत का अंदाजा हो जाता है कि उसे इस फसल की कितनी कीमत मिले। मांग और सप्लाई को आसान बनाने के लिए किसान के फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाती है, ताकि कुछ भी हो उस किसान को उस फसल के लिए कम से कम इतनी रकम तो मिलेगी ही। लेकिन हरियाणा की मंडी में सूरजमुखी इस समय मंडी में 4000 से 4800 रुपए के भाव बिक रही है। सरकार ने भावांतर योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए देने का ऐलान किया। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल अधिकतम 5800 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है
कि सरकार ने सूरजमुखी की एमएसपी 6400 रुपए तय की है, तो सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी को खरीदे, उससे कम में क्यों खरीदने की बात कर रही है। दरअसल 6 जून को किसानों ने शाहबाद में नेशनल हाईवे 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाया था, जिसके बाद प्रशासन के लाठी चार्ज कर किसानों को वहां से खदेड़ दिया, हटा दिया कि हाईवे ब्लॉक मत कीजिए। इस दौरान कई किसानों को हिरासत में लिया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हैं, जिन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। अब किसान मांग कर रहे हैं कि जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। जब इस मुद्दे पर सरकार से पूछा गया कि क्या उनका वर्जन है, वो क्या कहते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि सूरजमुखी किसानों के लिए सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी, बाजार मूल्य के बारे में अध्ययन चल रहा है और एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है कि हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद 4800 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि पंजाब में 4000 और 4200 रुपए क्विंटल में खरीद हो रही है। इसीलिए हमें संदेह है कि पंजाब से भी हमारी मंडियों में फसल आ सकती है। हरियाणा सरकार कह रही है कि उन्हें दूसरे राज्यों में उनकी मंडियों में फसल आने की आशंका है, इसलिए वो संभल कर चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां एमएसपी उनके हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है तो सब किसान इधर उधर से हरियाणा में ही आकर के अपनी फसल बेचते हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने से हर क्विंटल फसल पर नुकसान हो रहा है और इसीलिए वो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि सूरजमुखी की फसल की खरीद सही तरीके से की जाए, एमएसपी जो निर्धारित हुई उस पर। दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन बातचीत से कोई रास्ता फिलहाल अभी तक निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। हमें जानना ये बहुत जरूरी है कि भाई पूरा जो इकोनॉमिक डिजाइन है, चाहे वो ग्लोबली है चाहे वो नेशनली है, कोशिश ये है कि एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस किया जाए फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। और यही एक कारण है कि लगातार हम देखते हैं कि किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है ये मांगने के लिए कि उनको उनका हक मिले। हक क्या है? वो चाहते हैं कि उनको उस जो कीमत और जो क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं उसको सही दाम मिले, उसका सही कीमत मिले। इसमें क्या गलत है? क्या कारण है कि किसानों को हर बार सड़क पर आना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं? मैंने कभी कॉर्पोरेट को नहीं देखा कभी सड़कों पर आते हुए। क्या कारण है? उनके राइट ऑफ आराम से हो जाते हैं, लाखों लाखों करोड़ों के राइट ऑफ हो जाते हैं। आज भी देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला दिया है विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए, जिनके पास पैसा है जो पैसा नहीं देना चाहते। तो ये जो कवच बना हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का, मुझे लगता है कि हमें जानना है कि हमें एक्चुअली में किसानों को एक ऐसा इकोनॉमिकली वायबल मॉडल देना है कि जो किसानों को उनका जो हक है, उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो इतनी पीड़ा उठाई है, खेती प्रोड्यूस को ज्यादा अपना करना और लेके आना और फिर मार खाना, मुझे लगता है कि इस जंजाल से निकालना पड़ेगा किसान को और उनको एक लेजिटिमेट प्राइस अनाउंस करना पड़ेगा। एक गारंटीड इनकम किसान को देने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक जब हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है उसके ऊपर दाम लिखा होता है, तो क्या कारण है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मार्केट में आता है या प्रोड्यूस मार्केट में आती है उसके ऊपर कोई दाम नहीं होता? क्या कारण है? क्यों नहीं हम ये श्योर कर सकते कि किसान की प्रोड्यूस के भी ऊपर एक दाम लगा हो? और वो दाम तभी हो सकता है अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी अधिकार दें अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, सब फसलों के ऊपर, जिसमें सब्जियां भी इंक्लूडेड हों, फल भी इंक्लूडेड हों, और वो सब के सब जो है, जो असली जो कहते हैं ना किसान की आजादी तभी होगी जब हम फसलों का दाम उसको दे पाएंगे और वो गारंटेड हो, सारे देश में एक प्राइस हो। अभी किसान जो मांग रहे हैं वो सरकार जो दे रही है, दोनों में एक अंतर है। A2+FL का फॉर्मूला सरकार फॉलो करती है, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो किसान देता है प्लस उसमें फैमिली लेबर मिलाकर आप उसके ऊपर 50% किसान को देते हैं। किसान ये मांग रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50%। जब हम कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% देखते हैं तो जो अभी धान का
जो प्राइस अनाउंस किया गया है। और अगर जो किसान मांग रहे हैं या जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से हम देखें तो किसान को 680 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। किसान मांगते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% उनको दिया जाए। दूसरी बात हम ये भी देखें, अभी सिर्फ 14% किसान हैं देश में जिनसे खरीद होती है, जिनसे प्रोक्योरमेंट होती है। 90% के आसपास या 86% टू बी एग्जैक्ट जो किसान है उनको वो दाम नहीं मिल पाता है जो एमएसपी निर्धारित किया जाता है। देवेंद्र शर्मा जो कृषि अर्थशास्त्री हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अव्वल तो उनको एमएसपी नहीं मिल रही, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इस एमएसपी के दायरे से ही बाहर है और बहुत बड़ी आबादी है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के किसान आंदोलन हुआ था, साल भर से ज्यादा चला। कृषि कानून के बारे में भी बात थी, वो वापस ले लिए गए, लेकिन एमएसपी पर एक आश्वासन दिया था। आज फिर ये किसान सड़कों पर हैं इसी एमएसपी को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की, क्योंकि ये खास तौर से बात हरियाणा के किसानों की हो रही है, उनका क्या कहना है? तो बीजेपी हरियाणा के नेता हैं सुरेंद्र हुड्डा, वो क्या कहते हैं, आइए उनकी बात भी सुनिए। राजनीतिक लोगों की गलत मंशा जो है उसका ये प्रारूप है। ये इस समय जो मुद्दा है वह है सूरजमुखी का। सूरजमुखी का हरियाणा में जो इस समय भाव मिल रहा है 5,850 रुपये। 4,850 पे हरियाणा की जो एजेंसी है हैफेड वो इसको खरीद रही है, और मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को 2 दिन पहले ही भाव अंतर भरपाई योजना के तहत 1,000 रुपया पर क्विंटल और दिया। इस हिसाब से 5,850 रुपए के भाव से हरियाणा में इसकी खरीद हो रही है। वहीं पंजाब जो हमारे साथ लगता है, इस एरिया का बिल्कुल साथ लगता हुआ है, वहां पर इसकी खरीदी 3,500 रुपए से लेकर 4,200 रुपए तक हो गई है। यह आंदोलन हरियाणा की बजाय पंजाब में होना चाहिए। किसान नेताओं, जो किसान नेता हैं कई, इसमें राजनीतिक एजेंडे पे चल के भोले भाले किसानों को बरगला के सड़क पे ला रहे हैं, सड़क को जाम करा रहे हैं, हाईवे को जाम करा रहे हैं। जाम कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। जाम से पूरा उत्तर भारत कट जाता है। बीमार आदमी, कहीं कॉलेज में जाने वाला, कहीं कोर्ट में जाने वाला, कहीं जॉब पे जाने वाला, प्रत्येक अन्य प्रकार के लोगों के काम होते हैं, वे बाधित होते हैं, और इसके जिम्मेदार है वह गलत राजनीतिक मंशा करने वाले लोग जो इन किसान नेताओं को भड़काकर, फुसलाकर और इन हमारे भोले भाले किसानों को फुसलाकर सड़क पे लेके आते हैं। प्रदर्शन एक अलग चीज है, किसानों की समस्या एक अलग चीज है। किसान हमारी आत्मा है, किसान हमारे सिस्टम की रीढ़ है। किसानों की सरकार है, किसानों के लिए सरकार है, मजदूरों के लिए सरकार है। किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है, इसीलिए हमारी एजेंसी आगे आई। जबकि हमारा इस समय इस फसल की एमएसपी खरीद घोषित नहीं की गई थी, हमारी एजेंसी सामने आई मुख्यमंत्री जी के एफर्ट से, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी के एफर्ट से, और फिर हमारी हैफेड ने इसको 4850 में खरीदा। और आप ये देखिए कि जब हैफेड एजेंसी ने 4,850 में खरीदा तो प्राइवेट प्लेयर ने आके 4,900 में इसकी बोली थी। तो ये रेट बढ़ रहा है, आगे जाएगा। और 1,000 रुपया भावांतर भरपाई योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को ही डाला है, तो रेट ये जाके 4,850 हो चुका है। ये बात कि किसान वापस सड़कों पर आ गए, ये साबित करता है कि शायद जो बातचीत होनी चाहिए थी, बंद दरवाजों के पीछे होनी चाहिए थी, किसान से सलाह मशवरा करके होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। आंदोलन एक बार फिर से छिड़ गया है। अब क्या इसका हल जल्दी से निकलेगा, आसानी से निकलेगा, बैठ करके बातचीत से निकलेगा, या फिर हम वो दौर देखेंगे जब तमाम बातें बोली जाएंगी और उसके बाद किसानों को या किसान के एक वर्ग को बदनाम करने की बात की जाएगी, और वहीं तमाम बातें ऐसी भी बोली जाएंगी कि कुछ लोग बरगला रहे हैं, जैसे कि अभी आपने सुना हुड्डा साहब कह रहे हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो क्या आरोप और प्रत्यारोप से निकलेगा या बातचीत से निकलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन पर दोबारा आ गए।
रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटी दी। आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 220 घोटाले किए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी छलावा करने आई हैं और इधर से उधर मंदिर जा रही हैं और उनको अब हिंदू याद आ रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व की चाल चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो जो हिंदुत्व की चाल है उससे मध्य प्रदेश चुनाव में क्या रहेगा हाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। मंत्रोच्चार और वैदिक रीति से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वारी घाट में नर्मदा आरती की। मैं अपने संकल्प लेती हूँ कि मां नर्मदा जी के पवित्र जल में फिर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा को साफ रखने का संकल्प लिया। इस दौरान शहर में गदा और मंच पर हनुमान जी भी दिखे जो मेरठ से आए थे। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी बजरंगबली की एंट्री हो गई है। हमने देखा है शहर में 2-3 जगहों पर 30 फीट से ज़्यादा बड़ी गदा रखी हुई है और अब साक्षात हनुमान जी ग्वारी घाट में। हनुमान जी ने मेकअप लगाया हुआ है और मास्क पहना है, तो शायद बोल नहीं पाएंगे, बोलने में दिक्कत हो रही है। धार्मिक आयोजन है तो इसलिए देखिए भगवान का अगर दृश्य हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। अच्छा विजय कुमार जी, आप आशीर्वाद कैसे देंगे? बोल नहीं पाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने कहा यह उनकी मान्यता है, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं। नर्मदा जी हमारी आस्था का प्रतीक है, ये हमारी माता है। यहाँ हमारे बुजुर्गों के और फैमिली मेंबर्स का अस्थि विसर्जन होता है, तो यहाँ से अगर हम अपना चुनाव का बिगुल बजाते हैं प्रार्थना के साथ, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। बजरंगबली और गदा भी दिख रहे हैं पूरे। अरे ये तो नर्मदा का आकार है भाई। नर्मदा आरती के बाद प्रियंका ने गोंड रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर शहीद स्मारक मैदान में सभा को संबोधित किया। 5 बड़ी गारंटी दी, शिवराज सरकार पर हमला बोला। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में नहीं पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। तो जोर से बताओ। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले जबलपुर में ही कांग्रेस के नारी सम्मान में 1500 रुपए महीने पर दहला मारते हुए कहा था कि वो लाडली बहना में 1000 रुपए नहीं बल्कि धीरे धीरे 3000 रुपए हर महीने देंगे। मैंने कहा था 1000, तो 1000 आज दे रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और अब मैंने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा के 3000 करूंगा, तो 3000 भी अपनी बहनों दूंगा। उम्मीद थी कांग्रेस पलटवार करेगी, लेकिन प्रियंका ने कहा वो वोट मांगने नहीं बल्कि मतदाताओं को जागरूक बनाने आई हैं। हालांकि पलटवार बीजेपी ने किया। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। महाकौशल का इलाका दोनों दलों के लिए अहम है। पिछले चुनाव में यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। यहाँ की 13 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों में से भी 11 कांग्रेस ने जीती थीं। ऐसे में कांग्रेस को अपना गढ़ बचाने और बीजेपी को उसे अपना बनाने की चुनौती है। जबलपुर हरिशंकर परसाई जी का भी शहर है, जिन्होंने कभी लिखा था, जब धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तो गोरक्षा आंदोलन का नेता जूतों की दुकान खोल लेता है। अब इसे 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश और नेताओं के लगातार वायदों से समझ लीजिए समझ आ जाएगा। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एक और चुनावी राज्य में। 6 महीने बाद यहां भी चुनाव होने वाला है और यहां के मुख्यमंत्री ने भी बहुत सारे गारंटी और वादे किए हैं। बहुत सारे लोग इन गारंटी और वादों का लाभ भी उठा रहे हैं, वो लाभार्थी भी बन गए हैं। लेकिन इससे क्या वहां के मुख्यमंत्री को लाभ होगा? हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की और उनके राज्य राजस्थान की। हमने एक पूरा दिन बिताया, अलग अलग राहत शिविर, महंगाई राहत शिविर में गए, लाभार्थियों से बात की और एक रियलिटी चेक प्रस्तुत करने की कोशिश की। बने रहिए खबरों की खबर के साथ। नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मुख्यमंत्री का निवास स्थान। हम यहां क्यों आए हैं? देखिए, 2024 के महामुकाबले से पहले 2023 में भी 9 मुकाबले होने थे, जिसमें से कुछ हो चुके हैं। कर्नाटक अभी हाल फिलहाल हुआ है और अभी 5 मुकाबले और बाकी हैं, जिसमें से 3 बड़े प्रमुख हैं। एक छत्तीसगढ़ कांग्रेस की झोली में गया था, एमपी कांग्रेस की झोली में 2018 में गया था, वो बात अलग है कि वो छिन गया। और तीसरा, जहां पर भयंकर ओहापोह की स्थिति मची रही, आज गई सरकार, कल गई सरकार, विधायक इधर गए उधर गए, इस सब के बीच में भी अशोक गहलोत ने अपने 5 साल पूरे कर ही लिए। लेकिन 2023 के राजस्थान के मुकाबले में उनकी पंट क्या है? पंट एक अंग्रेजी का शब्द होता है जिसका मतलब उन्होंने बेट किस पे लगाई। तो ऐसा लगता है कि एक ऐसे वक्त में जब इतनी राजनीतिक चुनौतियां हैं, अशोक गहलोत जो हैं वो सामाजिक सुधार, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर अपना दांव लगाने जा रहे हैं। इस दांव के तहत वो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। करीब 6.8 करोड़ लोगों को गारंटी कार्ड दे दिया गया है। राजस्थान की कुल आबादी ही अगर आप एक एस्टिमेट माने तो 7.8 करोड़ है। ऐसे में क्या एक बड़ी आबादी अशोक गहलोत की इन स्कीम्स के साथ हो गई है? लाभार्थी वोट में कन्वर्ट होंगे या नहीं? ये लाभार्थी योजना गेम चेंजर होगी या उनका गेम ओवर हो जाएगा? आज दिन भर हम उनके साथ रहेंगे, समय बिताएंगे। तो चलते हैं मुख्यमंत्री आवास, उनके साथ ये जो महंगाई राहत कैंप हैं यहाँ पर भी जाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे और ये सारे सवाल उनसे पूछेंगे। आइए शुरू करते हैं यात्रा। बस एकदम बढ़िया। महंगाई शिविर है, यहाँ पर सीकर में लगा है। सीकर राजस्थान का एक जिला है। यहाँ पर एक मेला लगा है और उस मेले को जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव करीब है तो एक रैली का भी रूप दिया गया है। तो मेला भी लगा है जहाँ लोग अपना पंजीकरण कर सकते हैं और वहीं आप देख सकते हैं कि रैली में यहाँ पर लोग भी आए हैं। लेकिन रैली में तब्दील करना शायद एक मंशा हो सकती है अशोक गहलोत द्वारा कि किसी तरीके से महंगाई को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके और उस पर चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में अपने आप को कितना काबिल पाएंगे मुख्यमंत्री, ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि जितने लोग जो पंजीकरण कर रहे हैं क्या वो वोट भी करेंगे। ये ट्रांसलेट करना जो है ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है दिसंबर में जब राजस्थान में चुनाव होंगे।
तब तक आइए बात करते हैं लाभार्थियों से। आइए चलिए। राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं वैसा ही एक कैंप है ये सीकर में, लेकिन ये काम कैसे करता है? ये अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे कि सिलेंडर 500 रुपये में, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख, दुर्घटना बीमा 10 लाख, 100 यूनिट बिजली, किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली, पेंशन 1000 रुपये हो गई, पहले 500 थी, फ्री राशन स्कीम, कामधेनु पशु बीमा योजना, मनरेगा गांव में और मनरेगा शहर में, ये सारी स्कीम्स हैं। लेकिन इसका लाभ लेंगे कैसे? आपका शुभ नाम? गजेंद्र कुमार। ये बताइए कि ये आप प्रोसेस जो है ये क्या है? सबसे पहले तो हम उससे जो जरूरी दस्तावेज हैं कि वो किन किन योजनाओं में पात्रता रखता है, वो सभी दस्तावेज उनसे लेते हैं। जैसे जन आधार है, सबसे मैंडेटरी है। उसके बाद बिजली बिल है, नरेगा जॉब कार्ड है, और उज्ज्वला योजना में यदि उन्होंने कनेक्शन ले रखा है तो उसकी डायरी। उसके बाद सबसे पहले हम पोर्टल पर जो नया पंजीकरण का ऑप्शन है, तो ये पोर्टल है, इसमें नया पंजीकरण है, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। जो जन आधार डेवलप किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उस जन आधार नंबर अपन यहाँ पर डालेंगे तो नीचे जो स्कीम्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। उन स्कीम्स में वो कौन कौन सी स्कीम में पात्र है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें से 3 स्कीम्स 4 स्कीम ऐसी हैं वो तो जन आधार सीधे डेटा ले लेता है। उसके बाद शेष जो 6 स्कीम है उनमें हम जैसे मान लीजिए कि नरेगा जॉब कार्ड है, तो नरेगा जॉब कार्ड का नंबर हम उसमें डालेंगे, तब वो उसका डेटा लेगा। ऐसे ही अगर उज्ज्वला योजना में उन्होंने कनेक्शन ले रखा है तो उज्ज्वला योजना की उनकी जो डायरी है, उस डायरी का जो कस्टमर नंबर है वो डालना होता है। S1, S2, S3 मतलब ये वो 10 योजनाएं हैं। ये 10 और इसमें ये जैसे जो बाबूलाल जी हैं, ये S1 पहली योजना इन पर लागू नहीं है, दूसरी है, 8वीं है, इसका ये मतलब हुआ। जी सर। कुछ लाभार्थियों से भी बात करते हैं जो बेनिफिशरीज हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी है सर। आपने पंजीकरण करवा लिया? कौन सी स्कीम में? स्कीम 5 स्कीम है हमारी। नहीं, इसमें से कौन सी? इसमें से सिलेंडर नहीं है सर। हाँ। तो मनरेगा वाली है, गांव वाली है। हाँ, गांव वाली ग्रामीण क्षेत्र। एक वो स्वास्थ्य बीमा 25 लाख वाली, 25 लाख वाली, एक 10 लाख वाली, वो 200 यूनिट फ्री वाली, और एक पशु वाली। 5 लाभ है सर। इसमें से सबसे आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी स्कीम करती है? सिलेंडर। और ये कैसे होता है? 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद के और फिर 500 रुपए 20 का 500 में मिल रहा है। लेडीजों के लिए तो यही सबसे बढ़िया है। अलग अलग योजनाएं जो हैं उसमें एक स्कूटी वितरण भी एक योजना है। एक लाभार्थी यहाँ पर हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? शकुंतला सोनी। तो आपको किस किस्म की दिक्कत आ रही थी और आपको कैसे ये लाभान्वित करेगी? सर, मैं पार्लर चलाती हूँ और 15 किलोमीटर मुझे पैदल चल के जाना पड़ता था, तो इससे अब मुझे फायदा हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी जाने आने में। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप सीकर में जाते हो, खंडेला सीकर में ही रहेगा, निश्चित रहो। तो 3 पब्लिक मीटिंग्स में से एक मीटिंग खत्म हो गई है, ये सीकर में है। मुख्यमंत्री ने अभी अभी अपनी मीटिंग खत्म की। अशोक गहलोत जी, ये महंगाई राहत कैंप, उसमें आप कैंप में गए, वहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ज़िले में बता रहे हैं सीकर में 85% ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपका इम्प्रेशन क्या रहा इस सभा के बाद? नहीं, जितना हम उम्मीद करते थे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, इसीलिए करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार जुड़ गए। 6.5 लाख कार्ड बढ़ चुके हैं अभी तक भी, जबकि अभी तक तो पूरा महीना बाकी पड़ा है। जून का 30 जून तक का प्रोग्राम था ये, तो पहले ही करीब करीब पूरा हो जाएगा, इतना रिस्पॉन्स इसका है। आप देखिए सारे लोग यहाँ पर, ये सीकर की वो जो सभा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें, राकेश आपको दिखाएंगे पूरा सभा स्थल। अशोक गहलोत जी यहाँ के लोगों को सभा के बाद अलविदा कहते हुए। जी अशोक, ये हमने जो है सोच समझ के ये स्कीम बनाई, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच जाए। वरना क्या होता है,
60-70% तक लाभ पहुँचता है। लोग कई लापरवाही कर देते हैं, कई बार बीमा करवाते नहीं हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 2 बच्चे मर गए एक साथ में। एक बच्चे के परिवार ने कार्ड ले रखा था, दूसरे ने नहीं चिरंजीव का, उनको 5 लाख मिल गए। दूसरे बच्चे के परिवार ने लिया नहीं गलती से, उनको नहीं मिले पैसे। तो ये जो है हम चाहते हैं कि सुनिश्चित करें हर परिवार तक हमारी योजना पहुंच जाए, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने भी पूछा है, कि ये स्कीम बढ़ा करके इतना वो उतना सिलेंडर 1000 की जगह 500 का, बीमा जो है वो बढ़ा करके 25 लाख और दुर्घटना वाला 10 लाख, ये सारी चीज़ों के लिए पैसे भी लगते हैं। तो राजकीय कोष जो है उसमें इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये प्रावधान कहीं ऐसा तो नहीं है आप घोषणा कर रहे हैं लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी? आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है इकोनॉमिस्ट का, मैं आपको भेज दूंगा। उसके उन्होंने कहा है कि राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति इस प्रकार की है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमने देखिए, ये लोगों को भ्रम है, हर सरकार के वित्तीय प्रबंधन अपना खुद का होता है, राज्य का विषय है ये। केंद्र सरकार की बगैर परमिशन के हम 1 लाख रुपए भी लोन नहीं ले सकते हैं। इस पैमाने पर आपका ये मानना है कि राजस्थान में इतना पैसा है कि आप इस तरीके की स्कीम चला सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार परमिशन तभी देती है कर्जा लेने की, तब वो पैरामीटर बिल्कुल ठीक हो, तभी हम ले पाते हैं। दूसरा, अभी राजस्थान के जो फिगर आए भारत सरकार के पिछली बार, उसमें राजस्थान आर्थिक विकास के अंदर नंबर 2 पे देश के अंदर। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, GDP 11.4% जो रेशियो जो आधार है, और हमारे यहाँ 11.04%। तो आज राजस्थान आर्थिक विकास में भी नंबर 2 पे है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत ने ये इलेक्शन की वजह से ये किया है कि इलेक्शन में थोड़ा सा लाभ हो जाए ताकि आप भी लाभार्थी बन जाएं? अभी मिस्टर भानु प्रताप मेहता जो राइटर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदू में, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें उन्होंने लिखा राजस्थान सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार और उड़ीसा 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ ये जो स्कीम आ रही है ये कंसिस्टेंट रहेगी। तो आप सोच सकते हो, कुछ तो सोच के दिखाओ उन्होंने, ये बात है। आप बताना चाहेंगे अब हम अगला कहाँ जा रहे हैं? अभी यानी खेजड़ी जा रहे हैं, खेजड़ी, जहाँ का रिश्ता मोतीलाल नेहरू जी से है। अच्छा। वो यहाँ के रहे थे बचपन के अंदर। अच्छा। वहाँ जा रहे हैं, अभी आपको वहाँ के इतिहास मालूम पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है जहां पर इसी तरीके का एक महंगाई राहत कैंप लगा है। एज यू कैन सी सब लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग इस कैंप में आ भी रहे हैं अपना पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जैसे कि ये महिलाएं आई हैं तो ये पूरा प्रक्रिया होगी, जैसे कि अभी आपको राकेश दिखाएंगे। इन्होंने कौन सा कार्ड दिया है अपना? जन आधार दिया सर। जन आधार कार्ड, और उसके बाद आप इसमें फीड कर देंगे, नंबर डालेंगे, पूरी फैमिली की क्या है इससे सर वो आ जाएगी। पूरी फैमिली का डेटा आ जाता है और उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्कीम के लिए ये लागू है। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता देवी ने अपना राजस्थान सरकार द्वारा दिया हुआ जन आधार कार्ड दिया है, जिससे ये पता चलेगा कि वो किस किस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो अभी ये कंप्यूटर में ये प्रक्रिया हो रही है, फिर एक स्लिप निकलेगी जिसमें पता चलेगा कि इनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। कितने रुपए आती है? 750 आती है। क्या नाम है अपने साथ? गुरनेश देवी। गुरनेश देवी। इसमें तो नहीं है, इस जन आधार में थोड़ी है उनका नाम। पहली जुड़ू वाली और तो नहीं है ना, इस जन आधार में किसी की पेंशन नहीं आती ना। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए? डॉक्यूमेंट इसके अंदर एक तो बिजली का बिल आता है अपना,
और जिनके उज्ज्वला की अगर गैस डायरी तो उनके ये फ्री वाला जो 1100 रुपये का 500 रुपये। तो जैसे इन्होंने क्या दिया, अपना जन आधार कार्ड और बिजली का बिल, फ्री राशन मिलता है, उस योजना लागू है ये योजना इनको। उसके अलावा चिरंजीवी में भी आ रहा है इनका, दुर्घटना बीमा में भी आ रहा है इनका। तो 10 में से कितनी स्कीम में आ रहा है? ये 10 में से अभी ये 4 योजना है इनके पास। 4 योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। ये आपका कार्ड है, अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल रहा है आपको। उसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तीनों योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है। जो हम मुख्यमंत्री की तरफ से फ्री में नहीं मिला सिलेंडर, वैसे हम कैश में खरीदे तो वो 500 में मिलेगा या 1100? नहीं होगा, अगर पहले से आपको फ्री में उज्ज्वला वाला मिला हुआ है। जिसको नहीं मिला हुआ वो नहीं, तो उनके लिए नहीं है ये कार्ड बन गया आपका। मन में कोई सवाल है इस चीज को लेकर के कि अब आगे क्या होगा? हम बेरोजगारों के लिए ये सोचते हैं कि बच्चे हैं, तो लड़कियां हैं, तो उनके पास धंधा नहीं है, तो उनके लिए कुछ वो सुविधा होनी चाहिए। इनका रोजगार के लिए मनरेगा वाला जो है स्कीम, उसमें ये लागू नहीं है। ये नरेगा का जॉब कार्ड लेके नहीं आए सर। 1000 रुपए की पेंशन कब से होएगी? 1000 रुपए की पेंशन कब से होएगी? 750 रुपए मिलते हैं, विधवा है उसको 1000 रुपए नहीं मिल रहे। आप ये सब पूछती क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल है इनके पास। सर अभी वो रजिस्टर्ड करवा दी होगी तो अब क्या 1000 रुपए हो जाएगी 750 की? करवा दिया, पिछले महीने में करवा दिया था। कैंप चालू हुआ तब से हाई सेकेंडरी स्कूल में कैंप चल रहा है, उसमें करवा दिया था। अब हो जाएगी सर, पैसे लागू हो जाएगी अगर वो उनके जनाधार में उनका नाम है, उससे अगर वो रजिस्टर करवाई होगी ना। उनका जनाधार लेकर के आई है, ऐसा इनका कहना है। हम 1 महीने पहले जुड़वा चुके हैं कैंप के अंदर, हाई सेकेंडरी में कैंप लगा था तो उसमें जुड़वा दिए थे, फिर भी नहीं मिल रही उनको। कुछ दिक्कतें हैं वो सर देखो, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से जो आने वाला नया मंथ है उसमें जो पेंशन आएगी वो टाइम लग जाता है, अपडेट होने में टाइम लग जाता है उसमें। What is your name? Myself Aryan. Myself Aryan. Which class are you from? I am from 10th class. 10th? Okay, and where? From Mahatma Gandhi English Medium Government School. Okay, this is in Junjunu? Yes. Babai. Huh? This is in Babai. Okay. And what do you think about your school? I am thinking that it is beneficial for all students and you can get all benefits. When did you join this school? I joined this school in 7th class. In 7th? So it's been what, 3 years? Yes, sir. And you like it? I like it very well. Education in this school I get. Poor family which cannot afford private English medium school can easily take admission and get studied and get education in English medium. So it's a very good school. तमाम स्कीमों में से एक स्कीम है राजीव गांधी युवा मित्र। अब ये राजस्थान में करते क्या हैं, आइए आपसे जानते हैं। 3 ऐसे युवा मित्र यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम? सचिन सैनी, मैं नवलगढ़ ब्लॉक से हूँ, राजीव गांधी युवा मित्र। क्या करते हैं युवा मित्र? सर, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जो राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं होती है वो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले हर व्यक्ति तक पहुंचे ताकि वो व्यक्ति उसका लाभ ले सके। और उसी के तहत हम लोग कार्य करते हैं। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले हम लोग घूमते हैं, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। और जो व्यक्ति जिस योजना के लिए पात्र होता है हम लोग उसको उस योजना के लिए लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो उम्मीद ऐसी लगाएंगे कि मुझको ये भी योजना का लाभ मिल जाए, वो भी मिल जाए, और हो सकता है कि वो एलिजिबल ना हो। तो ऐसे में फिर वो गुस्सा भी हो जाएंगे, तो ये झेलना पड़ता है आपको। बिल्कुल ऐसा तो होता ही है। जिन लोगों को जिस सुविधा का लाभ नहीं मिलता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत विनम्र भाव से उनको सब चीज़ बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पहुंचकर और व्यक्ति को समझा के उनको हर योजनाओं का लाभ दिलाने की भरसक प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे।